हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य सीएससी। आज की इस वीडियो में हम आई दृष्टि मैगजीन को शुरू करने वाले हैं। हम देखेंगे आई दृष्टि मैगजीन सभी स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत फेमस मैगजीन है। ये मैगजीन जो है वो खास करके यूपी पीसीएस, इसके साथ साथ अन्य सभी स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत यूज़फुल मैगजीन है। इसमें दिए हुए जो न्यूज़ है उनके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैंने पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और अगर आप साथ में एक पेन पेपर लेकर के बैठें तो आपका जो एक नोटबुक है वो तैयार हो जाएगा फैक्ट का। आप उसको फैक्ट बुक कह सकते हैं। देखते हैं पहला न्यूज़ क्या है। पहला न्यूज़ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जो कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली कॉमर्शियल फ़्लाइट की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? ये 15 जून 2026 को पहली फ़्लाइट प्रारंभ की गई। ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर नामक स्थान पर बनाया गया है। इसमें कुल 11,200 करोड़ की लागत आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ ही मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की सुविधा का भी शिलान्यास किया था। कुछ स्मरणीय तथ्य इस प्रकार से हैं कि इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही उत्तर प्रदेश अब उन राज्यों में से एक हो गया है जहां पर कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उपस्थित हैं। जेवर का ये जो एयरपोर्ट बना हुआ है ये यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे में स्थित है। इसके अलावा ये एयरपोर्ट बहुमाध्यमिक परिवहन केंद्र यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में इसको योजनाबद्ध किया गया है, जहां पर कि सड़क, रेल, मेट्रो और अन्य क्षेत्रीय परिवहन ये सभी एक ही स्थान पर समेकित हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या की बात करें तो ये बढ़ करके अब 17 हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान इसको मंजूरी प्रदान की है और ये योजना जो है ये 2026-27 से शुरू होकर के वर्ष 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल की सुविधा का शिलान्यास किया था। ये सुविधा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NIA और आकाशा एयर्स के रणनीतिक साझेदारी के द्वारा आकाशा एयर्स की ये पहली मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सुविधा स्थापित की जाएगी। इस ग्रीनफील्ड नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के निर्माण, विकास और संचालन की जिम्मेदारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को सौंपी गई है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भारत की सतत अवसंरचना यात्रा में एक नया मानक स्थापित करते हुए लाइमस्टोन कैल्साइट यानी कि क्ले सीमेंट का उपयोग करने वाला ये देश का पहला बड़े पैमाने का प्रोजेक्ट बन गया है। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है। ये बहुत खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना की चरण 2 को मंजूरी दी गई है। इसे 6.032 किलोमीटर लंबा रखा गया है। ये कुल 5 स्टेशनों को जोड़ता है, जिसमें आश्रम रोड, कोटेश्वर, प्राचीन मंदिर, साबरमती नदी, सरदार नगर और एयरपोर्ट शामिल है। इसके साथ ही अहमदाबाद और गांधीनगर में मेट्रो रेल नेटवर्क का जो विस्तार हुआ है, इससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन जो आधारित परिवहन है उनकी तुलना में अब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अब ये मेट्रो योजना की शुरुआत की गई है तो निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, तो उसमें जो आसपास के व्यक्ति हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। तो यहाँ दिया हुआ है एक अनुमान कि लगभग 2,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और जब संचालन और रखरखाव शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे लगभग 500 व्यक्तियों को कार्य मिलने की संभावना है। अगली न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा अभी हाल ही में हुई, 15 से 20 मई के बीच में हुई थी। यहाँ पर वो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE और उसके साथ साथ 4 प्रमुख यूरोपीय देश
नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। ये 5 देशों की यात्रा उन्होंने संपन्न की है। पहली यात्रा की है संयुक्त अरब अमीरात की। राष्ट्रपति संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की। यूएई जो है वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और पिछले 25 वर्षों में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यूएई जो है वो पिछले 25 वर्षों में निवेश का सबसे बड़ा स्रोत है और वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। यूएई जो है वो भारत के कच्चे तेल की जितनी आवश्यकता होती है उस कुल आवश्यकता का लगभग 11% पूरा करता है। इसके साथ ही वो चौथा सबसे बड़ा कच्चे तेल का स्रोत है भारत के लिए। दूसरा ये है कि एलपीजी की जो आवश्यकता है भारत की, उस कुल आवश्यकता का लगभग 40% स्रोत वो पूरा करता है और इसके साथ ही यूएई भारत के एलपीजी आवश्यकता को पूरा करने वाला सबसे बड़ा स्रोत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे समझौते हुए हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि भारत में जो 30 मिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडारण करने का प्लान बनाया गया, जो योजना तैयार की गई है, जो कि विशाखापत्तनम और चांदीखोल में ये भंडारण स्थापित किया जाएगा। इसमें हमारे यहाँ की इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, इनके बीच में सामरिक पेट्रोलियम भंडार में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है। इसके अलावा रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए भी रणनीतिक रक्षा साझेदारी फ्रेमवर्क को अपनाया गया और कोचिन शिपयार्ड और ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच में, हमारे यहाँ के कोचिन शिपयार्ड और अब यूएई के ड्राई डॉक्स वर्ल्ड के बीच में वाडी नार में जहाज मरम्मत क्लस्टर स्थापित करने का समझौता किया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है और एक ये है कि सीडैक भारत और G42 यूएई के सहयोग से 8 एक्साफ्लॉप सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में सहमति बनी है। इसके बाद अगली यात्रा की जाती है नीदरलैंड की। नीदरलैंड की प्रधानमंत्री की ये दूसरी यात्रा है। इसके पहले वे वर्ष 2017 में गए थे। यहाँ पर उन्होंने डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन तथा किंग विलियम अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की। जल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी और डच प्रधानमंत्री ने अफस्लाउट डाइक बांध का दौरा किया। इसके अलावा हमारे यहाँ भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के अवसंरचना एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच में गुजरात की कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए आशय पत्र हस्ताक्षरित किए गए हैं। नीदरलैंड जो है यूरोप में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक गंतव्यों में से एक है और भारत में लगभग 55.6 बिलियन डॉलर के संचयी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ भारत का ये चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। इसके अलावा जल, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर नीदरलैंड के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की बात कही गई है। ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बंगलुरु में और पश्चिमी त्रिपुरा में किया जाएगा। बंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए और यहाँ त्रिपुरा में फूलों के लिए तथा CEAH के लिए। नीदरलैंड सरकार ने 11वीं सदी के चोल तामपत्रों को भारत को वापस किया। इसके अलावा धोलेरा गुजरात में भारत का पहला फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने के लिए डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में समझौता हुआ। तो किनके बीच में हुआ? डच कंपनी ASML और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में। कहाँ? स्थान कौन सा है? धोलेरा गुजरात। और क्या है ये? फ्रंट एंड सेमीकंडक्टर यानी कि फैब। अगली यात्रा थी स्वीडन की यात्रा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर वहाँ गए थे। वहाँ का दौरा किया, मध्य गोथेनबर्ग का दौरा किया
और यहाँ स्वीडन में प्रधानमंत्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। ये सम्मान पाने वाले पहले एशियाई नेता हैं, यानी कि पूरे एशिया में ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, डिग्री कमांडर, ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। इसके साथ ही आप लोग को जरूर एक अलग पेज पर नोट डाउन कर लें कि अभी तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से सम्मान दिए गए हैं, कितने सम्मान पूरे टोटल मिले हैं, और कौन कौन से क्या नाम है उनका, और किस राष्ट्र के द्वारा वो दिया गया है। अगली यात्रा है नॉर्वे की यात्रा। ये कि पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नॉर्वे यात्रा है। यहाँ पर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टार से उन्होंने मुलाकात की और नॉर्वे ने इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की और भारत ने नॉर्थ शिपिंग 2027 में इंडिया पवेलियन लगाने की घोषणा की। आगे कुछ इसरो और नॉर्वेजियन स्पेस एजेंसी के बीच में भी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अन्वेषण फ्रेमवर्क पर समझौता हुआ। इसके अलावा अन्य समझौते भी हुए। पूंजी बाजार में निवेश के बारे में है। निवेश $28 बिलियन का निवेश किया गया है। ये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ये तीसरा शिखर सम्मेलन है, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, जो कि ओस्लो में 19 मई 2026 को आयोजित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्रियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसके अलावा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का जो चौथा संस्करण होगा, ये कहाँ होगा? ये हेलसिंकी, फिनलैंड में आयोजित किया जाएगा। इनकी 5वीं यात्रा इटली की यात्रा थी, जहाँ पर वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैट्रेला से इन्होंने मुलाकात की और रोम में स्थित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन FAO के मुख्यालय का इन्होंने दौरा किया। यहाँ इस मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के मध्य कुछ द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिनमें भारत इटली संबंधों को उन्नत करने और उसको उन्नत करके विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2027 को भारत और इटली के मध्य संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई, यानी कि हम वर्ष 2027 को किस रूप में मनाएंगे? तो ये भारत और इटली के बीच संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में, यानी कि ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। भारत में एक नवाचार केंद्र इनोवेट इंडिया बनाने की घोषणा भी की गई है। इसके साथ ही हमारे 3 न्यूज़ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें उसके लिए, और आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।